का एग्जांपल लिया था। एक्स के पास 200 शेयर था और वाई के पास 100 शेयर था। इस दोनों ने गलती किया था, करेक्ट। एक्स ने शायद अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपया नहीं दिया था और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा शायद 3 रुपया नहीं दिया था, और इसने ये तो दे दिया, अप्लाई तो दोनों दे दिया होगा, इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कंपनी के पास कितना रुपया आ गया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स का 200 शेयर पे, सर अलॉटमेंट 3 था, ओके अलॉटमेंट 3 था, 3 रुपया। फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना था, 4 था क्या, 4 और 4, ठीक है, ओके। 200 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सिर्फ 3 रुपया आया होगा। ध्यान से देखना कैसे। अगर कोई बंदा अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, 10 रुपए के शेयर में 7 रुपया नहीं दिया, तो दिया कितना होगा, 3 ही रुपया ना। तो 200 मल्टीप्लाई 3, 600, तो एक्स का रुपया आया। अब वाई के बारे में सोचो। वाई ने सिर्फ 4 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब 100 शेयर पे वो 6 रुपया दे रखा हो, तो इसका कितना पैसा आया, 600। तो टोटल कंपनी के पॉकेट में 1200 रुपया और कंपनी के पास 300 शेयर। ये बात आपको पता चलता है, 300 शेयर पे 1200 का फायदा। अब आ जाओ, ये एक्स और वाई का टोटल 300 शेयर वाई कंपनी के पास था। किससे किया था प्रॉफिट, एक्स और वाई से, और कंपनी के अकाउंट में 1200 का फायदा। एक नया आदमी है, क्या नाम था उसका, जैड। जेड को आप शेयर 3 तरीके से बेच सकते हो, प्लीज ध्यान से देखना और समझ जाओ। 10 का शेयर 8 में बेच सकते हो, सर एक्स का 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 3 7 3 10, और सही तो किया, अर्पित कुछ गलत किया क्या, अंशु झा। अंशु बताइए क्या गलती कर दिया, एक्स का तो 3 ही रुपया आया होगा ना, अंशु। अंशु, यस अंशु, सर समझ नहीं, देखिए ना आप, एक बार अनम्यूट किया आपको, आप बताइए ना मुझे, अगर 4 और 3, 7 रुपया अगर आप 10 रुपया में नहीं दिए हो एक्स का, सही है, तो 10 में 7 नहीं दिए होगे तो दिए कितना होगे कंपनी को, 3 रुपया, नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई किया। और वाई का कितना पैसा आ गया हो, 4 रुपया नहीं दिया वाई, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 10 में से 4 नहीं दिया, तो वाई दिया कितना होगा कंपनी को, 6 रुपया। तो करेक्ट किया हूं मेरे हिसाब से, 1200 का फाइनल। अब ये 300 शेयर आपके पास है और आपके पॉकेट में 1200, एकदम सिंपल कैलकुलेशन देखो। आप एक नया आदमी है कौन, जेड। जेड को आप 10 का शेयर लेस देन आप 10 में बेच सकते हो। मैं मान लिया हूं 8 में बेच दिया। दूसरा, आप मोर देन 8 में बेच सकते हो, यानी मैं मान लेता हूं 12 में बेच सकते हो। और तीसरा, आप फेस वैल्यू पर बेच सकते हो। अब आप देखो तीनों में मैं आंसर निकाल, अगर आप जेड को 10 का शेयर 8 में बेचोगे, तो आप मुझे बताओ एक शेयर पर लॉस कितने का होगा, एक पर शेयर लॉस कितना होगा, 2 रुपए। तो आप 300 शेयर अगर जेड को बेचोगे, अभी मैं 100% शेयर री इश्यू कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रोपोर्शनेट री इश्यू तो छोड़ दो, 100% री इश्यू में भी गलती की हो। तो 300 शेयर पर 300 मल्टीप्लाई 2, कितने रुपए का लॉस होगा, 600। आप 10 का शेयर अगर 8 में बेचोगे जेड को, तो आपको पर शेयर लॉस होगा 2 रुपए का। तो आप मुझे बताइए, आप 300 शेयर बेचेंगे अगर जेड को, तो आपको कितना में बिकेगा पता है, 300 शेयर का दाम होगा, मार्केट प्राइस होगा 3000 रुपया। और 300 शेयर अगर आप 8 रुपया में बेचेंगे, तो आपके पास आएगा 2400 रुपया। तो आपको रियल लॉस उस शेयर को सेल आउट करने से कितना होगा पता है, 600 का। तो 1200 का बेनिफिट आपके पॉकेट में था, जिसमें आप रीइश्यू करने से 600 का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ले जाएंगे, 600 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इन केस ए। पुरुषोत्तम बताओ।
यानी अगर आपको दिख जाए, थोड़ा स्मार्टली देखोगे ना, तो आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सर रीइश्यू लेस देन फेस वैल्यू पर हुआ तो आपको काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि रीइश्यू से कुछ ना कुछ लॉस हुआ है कंपनी को, तो प्रॉफिट में से जो ऑलरेडी बेनिफिट हुआ था प्रॉफिट करने से, उसमें से लॉस को डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बी केस और सी केस देखो ना, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर आंसर कैपिटल रिजर्व में दोनों केस में 1200 जाएगा, दोनों केस में आंसर में 1200 ही जाएगा। कैसे? आप ध्यान से देखो, इस केस में हालांकि आपको दिख रहा होगा कि 10 का शेयर सर अगर 12 में बेचेंगे तो 2 रुपए का इंस्टेंट बेनिफिट होगा रीइश्यू करने से, बट दिस 2 रुपीज विल नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, दिस इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट होता है। कैपिटल रिजर्व का मतलब अल्टीमेट बेनिफिट, बट ये शेयर तो एग्जिस्टिंग है मार्केट में, इससे जो बेनिफिट होगा, ये जो 2 रुपया यानी 600 रुपया आप क्रेडिट करेंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व में नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर रीइश्यू करने से कुछ लॉस ही नहीं हुआ, 10 का शेयर अगर हम 12 में मार्केट में से लॉट कर दिए, अगर कोई लॉस ही नहीं हुआ रीइश्यू करने से, इसका मतलब जितना फायदा हुआ था that 100% will transfer to the capital reserve. इवन रीइश्यू फायदे पर हुआ, तो फायदा पर जो होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप रीइश्यू पर कलेक्ट करेंगे, दैट पर्टिकुलर अमाउंट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर एंड दैट अमाउंट विल ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तीसरा केस में तो और भी हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, नो प्रॉफिट सर नो लॉस, लॉस होता तो घटाते, केस 1, प्रॉफिट होता तो हम घटाते भी नहीं और जोड़ते भी नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा दैट अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर 10 का शेयर 10 में ही बेच रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं दोबारा से, तो ना तो कुछ डेबिट होगा, लॉस होगा, ना कुछ क्रेडिट होगा, मतलब दैट 1200 विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। यानी आपको एक दो बातें का फॉर्मेट, पूरे क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आता है। एक कंपनी है जो कुछ शेयर मार्केट में जारी करती है, क्यों जारी करती है? कि लोग खरीदे हमारे कंपनी का शेयर और हमारे पास पैसा है। तो जो मार्केट में शेयर जारी होता है, उस पर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगती है, किससे? शेयर होल्डर से। प्राइमरी मार्केट में ऐसे ही शेयर इशू होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ में। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं किस किस डेट को हम अगर कितना शेयर खरीदे और इस डेट को हम पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टर को क्या डर होता है, कोई भी अगर किस्त देने में हम गलती करते हैं, तो कंपनी हमारे दिए हुए पैसे को भी रख लेगी, लीगली हम कुछ नहीं कर पाए। और कंपनी क्या सोचती है, कंपनी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, उसी हिसाब से वो डेट सेट करती है कि अप्लाई पर इतना रुपया लेंगे, 1 लाख शेयर है, 4 रुपया मतलब 4 लाख रुपया अप्लाई के टाइम में आता है। उसके बाद फर्स्ट कॉल, 20 दिन के बाद और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एक कॉल करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, और अलॉटमेंट में लोगों से 3 रुपए के हिसाब से 1 लाख मल्टीप्लाई 3 लाख रुपए ले लेंगे। तो आप मुझे बताओ, वो 1 लाख जो शेयर कंपनी बेच रही है, वो किसी कोई एक बंदा तो लेने वाला होगा नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो हो सकता है कि कोई उसमें से ऐसा भी बंदा हो जो अलॉटमेंट के टाइम में पैसा अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई के टाइम में उसके पास तो फंड अवेलेबल था, वो कंपनी को दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम में उसके पास पैसा ही नहीं। तो कुछ कंपनी की पॉलिसी थोड़ी लिबरल होती है, कंपनी वेट करती है, डोंट वरी, अगर नहीं दिया अलॉटमेंट में कोई शेयर होल्डर, तो मे बी वो फर्स्ट कॉल के टाइम में अपने को पे कर दे, मे बी वो सेकंड कॉल में अपने को पे कर दे, फाइनल कॉल तक वेट करती है, उसके बाद शेयर को फॉरफिट करने का डिसीजन ले। वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। कभी कभी आप देखेंगे कोई कंपनी सोचती है यार अलॉटमेंट पर जो नहीं पैसा दिया, वो आदमी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक क्यों वेट करे। आपसे तो नजर आता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। आप देखोगे कहीं कहीं पर पॉलिसी बहुत ही लिबरल होती है, वो वेट करता है, चलो कोई बात नहीं, इस किस्त में नहीं दिया, अगले किस्त में भी जोड़ के दे दे, तो वेट करती है सेकंड कॉल का, फाइनल कॉल का, उसके बाद डिसाइड करती है कि नहीं, ये पैसा तो ब्लॉक हो रहा है, हमने तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखा है कि हमें इस डेट को इस फंड की रिक्वायरमेंट होगी,
और अगर इस बंदे को अगर अभी नहीं दिया, अगले किस्त में भी नहीं दिया, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो फंड, जो हम अरेंजमेंट ऑफ फंड सोचे थे, वो हमारा फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि इसके शेयर को अभी फॉरफिट करके दूसरे बंदे को बेच दे, जिससे मैं फर्दर कॉल का पैसा आराम से समय पर ले पाऊँ। तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी होती है नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर ये अलॉटमेंट पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में देगा, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, फाइनल कॉल के साथ दे देगा, और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, इसका मतलब इसके शेयर को आपको फॉरफिट करना ही पड़ेगा। तो कुछ प्रोसेस होता है फॉरफिट करने का, वो आपको लॉ में पढ़ना है, अभी कंपनी लॉ में नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद रिप्लाई आती है, रिप्लाई के बाद ये डिसीजन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बस देखना क्या है कि मतलब है क्या, कंसेप्ट क्या है, कि अगर फॉरफीचर हो रहा है, सिंपल मीनिंग है कि कुछ ना कुछ कॉल इन एरियर रहा होगा, कॉल किया होगा लेकिन वो एरियर रहा होगा। तो कभी कभी मैं आपको बोलूंगा अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दो शेयर को, तो आपको फॉरफीचर की एंट्री अलॉटमेंट के बाद ही करना पड़ेगा। हो सकता है, अब जरा सोचो, कंपनी की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, कंपनी कोई अप्लाई तो दिया ही होगा, अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी बोला फॉरफिट कर लो शेयर को, जो पैसा है अप्लाई पर आया हुआ वो रख लो और किसी और को बेच लो शेयर, वो टाइम पर पैसा दे पाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जरा सा सोचो मेरे साथ, हो सकता है कि वो कंपनी अप्लाई के बाद, अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट कर लिया शेयर, और अब क्या चाह रहा है, उस शेयर को मार्केट में किसी और को बेचना। तो प्रैक्टिकली सोचो, जरूरी थोड़ी है अलॉटमेंट के 20 दिन के बाद फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच आकर के कोई शेयर खरीद ले, जरूरी तो नहीं है। अगर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में आकर के कोई शेयर खरीद ले, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट रीइश्यू। आपको जब भी दिखे ना इमीडिएट रीइश्यू कर रहा है, इमीडिएट रीइश्यू दिख रहा है, आयांश क्या लिख रहे हो, पढ़ लो ना, 12th बोर्ड है, ये ध्यान रखना, नहीं सुन रहे हो तो गलत कर रहे हो। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर उधर दिमाग कर देते हो, इस पे लिख रहा है, देखो कॉपी पे तो तुम्हें लिखा नहीं जाता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, दो तरह से रीइश्यू होता है, और दोनों ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में दिया है कि आप, हो सकता है इमीडिएट रीइश्यू हो जाए। इमीडिएट रीइश्यू का मतलब, अगर कोई कंपनी की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, कोई शेयर होल्डर कोई पार्ट ऑफ शेयर रखा हुआ था, और कंपनी ये देख रही है कि वो अलॉटमेंट ही नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल तो कल कॉल तक का वेट क्यों करें, उसको नोटिस दो, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को फॉरफिट कर लो, और ट्राई करो कि अभी ही शेयर बिक जाए, जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा टाइम पे आए। अगर कोई खरीदार इस तरह का मिल जाता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट रीच। मतलब जिस स्टेज पर आपने शेयर को फॉरफिट किया है, उसी स्टेज पर आप शेयर को रीइश्यू कर देंगे। लेकिन कभी कभी आपको दिखेगा कंपनी तो अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट कर लिया, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं, 25 दिन बाद फर्स्ट कॉल हुआ, उसके 1 महीने के बाद फाइनल कॉल हुआ, उसके बाद शेयर रीइश्यू। तो आप मुझ जरा सोचिए, क्या उसी स्टेज में शेयर रीइश्यू हुआ जिस स्टेज में आपने फॉरफिट किया था? अगर क्वेश्चन में दो तरह का लाइन लिखा रह सकता है, इमीडिएट रीइश्यू लिखा हुआ, समझ जाना जिस स्टेज में हमने फॉरफिट किया है उसी स्टेज में हम रीइश्यू कर किए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आफ्टर फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ, तो आप समझ जाना कि कंपनी का ये शेयर दोबारा बिका कब है, फाइनल कॉल होने के बाद। तो आपको बस कुछ एंट्री है ऐसा जो आपको सीखना है, जिसमें आप गलती करते हो, और क्वेश्चन पूरा किताब उठा के देख लो, थोड़ी बहुत अगर मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, इधर में तो कुछ है ही नहीं। अब एक और बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बात तो आपको पता चल गया कि सर फॉरफिट किसी भी स्टेज में हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे बुक में कि आफ्टर फाइनल कॉल हुआ, कई बार आप देखेंगे कि टू नॉट येट बीन कॉल्ड, उससे पहले ही शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब 10 रुपए के शेयर में 2 रुपए का अभी कॉल बाकी था, उससे पहले ही कंपनी ने फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया। कभी कभी आप देखेंगे कि रीइश्यू इमीडिएट,
जस्ट आफ्टर फॉरफिट हो गया, कभी कभी आप देखेंगे रीच फॉरफिट तो हो गया, रीइश्यू फाइनल कॉल के बाद। अब आप एक बात बताओ, मुझे एक और प्रैक्टिकल चीजें आपसे पूछना है। एक्स और वाई का कुल मिलाकर के 300 रुपया, जेड वाला दोबारा बता दीजिए सर, क्या जेड वाला दोबारा बताओ, जेड का क्या बताया कि जेड को दोबारा हम रीइश्यू करेंगे शेयर, ये बताया रीइश्यू करके कितना शेयर, एक्स और वाई का टोटल शेयर कितना था 300, उसको अगर हम जेड को बेचेंगे तो क्वेश्चन में तीन ही बातें दी रहेगी, जरूरी नहीं 8 ही रुपया, हो सकता है 7 भी दिया है, हो सकता है 9 रुपया भी दिया हो, बट आपको देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि लेस देन फेस वैल्यू पर शेयर सेल आउट हुआ, मतलब जो हमारे पॉकेट में बेनिफिट है उसमें से कुछ ना कुछ हमें डिडक्ट करना। जैसे सपोज 7 रुपया में बिकता तो आपके दिमाग में आ जाता कि सर 3 रुपया पर शेयर लॉस, तो 300 शेयर पे 900 रुपए का लॉस हो जाएगा, 1200 का बेनिफिट ऑलरेडी था जिसमें 900 का लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली 300 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको कहीं ना कहीं देखना है, अगर फेस वैल्यू से कम में शेयर इशू हुआ तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर फेस वैल्यू और फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर इशू हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 100% ऑफ फॉरफिटेड बेनिफिट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल। यू कैन सी 10 से ऊपर 12 में बेचे या 10 में बेचे, दोनों केस में आंसर क्या है 12 से, पूरा का पूरा पैसा कैपिटल है। पुरुषोत्तम तो किधर किधर हो भाई, एंड्रेस करो। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलते हो, एक और एग्जांपल ले या क्वेश्चन कर, क्लियर हो रहा है। एक बात देखो, दो तीन चीजें हम आपको इसमें थ्योरी में बताया, थ्योरी में क्या क्या बातें बताए हैं ये देखो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको बताया कि फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, फॉरफिट का मतलब होता है अगर कोई भी शेयर होल्डर कोई भी किस्त देने में, किस्त बोले तो प्राइमरी मार्केट में पैसा, एक बार सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में आपको पढ़ा चुका हूं, फाइनेंशियल मार्केट में बताया था कि जब पहली बार शेयर कंपनी जारी करता है जिससे कंपनी के पास कैपिटल आता है उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट आपको याद होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आपको पढ़ा चुका हूं। कैपिटल मार्केट को मैं बताया था आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो आप देखते हो ना, वो जो आप डीमेट अकाउंट खुलवा के ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग जो होता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। जो हर दिन शेयर की वैल्यू एक दूसरे को सेल परचेज करते हैं जिससे कंपनी को कोई लेना देना। कंपनी पहली बार जो शेयर मार्केट में प्रोस्पेक्टस से डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पैसा लेकर के जारी करती है, दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो प्राइमरी मार्केट की है, दैट इज नॉट सेकेंडरी मार्केट। वो डीमेट अकाउंट, डिपोजिटरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो मैं आपको शेयर में बताया था वो सेकेंडरी मार्केट की बात थी। ये प्राइमरी मार्केट की बात करें, प्राइमरी मार्केट में कंपनी अकाउंटिंग क्या करेगा। तो आप देखो जब भी प्रोस्पेक्टस, एक वर्ड आप लास्ट ईयर ही सीखे होंगे, एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सीओसीबी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेटर, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी बातें आप बीएसटी में लास्ट ईयर पढ़े होंगे जब आप कंपनी पढ़े होंगे। कंपनी में ये भी आपको याद होगा कि आप पढ़े होंगे कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी की फॉर्मेशन सी हुई है, क्यों पता है आपको, तो सेकेंडरी मार्केट में। सब मैं आपसे प्राइमरी मार्केट की बात कर, एक बात बताइए आप मुझे कि ये सब आप जितनी भी बातें हैं ये सब आप अगर नहीं पढ़े हो 11th के बीएसटी में तो आप कभी एक बार पलट के देख लो कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कॉमन सील होता है कंपनी का, कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है, कभी बंद नहीं होती है, शेयर होल्डर मतलब मालिक बदलते रहता है बट कंपनी चलते रहता है। तो वो भी आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी डिमेरिट है क्या पता है, लिमिटेड लाइफ, सॉरी अनलिमिटेड लाइफ। मतलब अगर आप सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी इज नॉट अप टू योर बिजनेस, हो सकता है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके भी लाइबिलिटी का पेमेंट करना, मतलब रिस्क होता है बिजनेस में। लेकिन कंपनी में थोड़ा रिस्क कम है, अगर आप ऑनर है ना, अगर आप शेयर खरीदे हैं ना और कंपनी अगर बंद हो जाती है, डूब जाती है,
आपकी शेयर की मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगी, यू विल गेट नथिंग, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है उसके डेप्ट के क्लियरेंस के लिए। मतलब जब ऐसी कोई बिजनेस जिसमें आपकी लायबिलिटी अप टू योर बिजनेस ही रहता है, योर पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व, तो ऐसी तरह की लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी जो है आजकल देखते हो ना, हर जगह प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी बनता है, क्यों? क्योंकि उसमें लायबिलिटी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये एक बेनिफिट है कंपनी बनाने का, कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी आउटसाइडर के डेब्ट को पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लॉस होगी कि आपको अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी शेयर की मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि बंद हो गया कंपनी। पहले बाहर वाले को पेमेंट करोगे ना, क्रेडिटर को देते हो, फिर डिवेंचर वाले को देते हो, फिर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको देते हो, वो सबको पैसा देने के बाद अगर कुछ बच गया तो आपको मिलेगा, नहीं बचा तो खत्म हो जाएगी। लिस्ट एच बनाते हैं, उसके लिए आप पढ़ोगे बीकॉम सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर आपको कंपनी में जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर हम लोग सीख क्या रहे हैं, वो सब बातें आप आगे पढ़ोगे। वहां पर आप लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, इस साल आप क्या पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद करना सीखे। अब आप जब बीकॉम में जाएंगे तो वहां पर आप कंपनी बंद करना सीखेंगे। कंपनी जब बंद होता है तो हमें स्टेप वाइज पेमेंट करें। अगर बहुत अच्छा है कंपनी का पोजीशन अच्छा रहता तो कंपनी क्यों बंद होती, बंद हो रही है मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस के बाद पैसा मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, और वो सबसे लास्ट में लाइन में खड़ा होता है। तो जितनी डेफिशिएंसी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ ही पैसा मिलता है। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा ऐसे ही रिटर्न मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट क्या है वो एक बार आपको मैं समझा रहा था, कि आप अगर देखो तो कंप्लीट इसमें आप पढ़ रहे हो, आपको पूरे सिलेबस में पढ़ना है कि कंपनी कुछ शेयर जारी किया और शेयर का पैसा जो फेस वैल्यू है 10 का शेयर अगर 10 रुपया में बेचा, दिस इज कॉल्ड एट पार। एट पार का मतलब जितने का फेस वैल्यू है उतना ही मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं एट पार सिचुएशन। अगर 10 का शेयर कंपनी 12 रुपया में बेचता, दिस इज कॉल्ड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर बेचता, 2 रुपए का फायदा पर। कब कंपनी प्रीमियम पर बेचेगी, आप कब कोई शेयर 10 रुपए का शेयर के लिए 12 रुपया दोगे, जब आपको लगेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रहा है, डिविडेंड ट्रैक बहुत अच्छा है, कंपनी से रिटर्न होने की संभावना ज्यादा है, तो वो कंपनी का शेयर महंगा होता है मार्केट में। 10 रुपए का ही लाइबिलिटी कंपनी अराइज कर रही है, बट एसेट आ रहा है 12 रुपए का कंपनी के पास, मतलब 2 रुपए का एडिशनल एडवांटेज मिलता है। डिस्काउंट आपको पढ़ना नहीं है, मतलब आपके के पास दो ही केसेस है, या तो एट पार पे शेयर जारी होगा या एट प्रीमियम पे शेयर जारी होगा। तो अभी हम लोग एट पार सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको बताया 10 का शेयर कंपनी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में लोगों से मांग रही है, बोल रही है बहुत सारे इन्वेस्टर्स है मार्केट में, कंपनी 10,000 शेयर जारी कर रही है, तो एक आदमी तो 10,000 नहीं खरीदेगा, बहुत सारे लोग खरीदेंगे। तो बोल रहा है कंपनी को कि हम आपसे इस तरह से पैसा लेंगे, पहले अप्लाई एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उस पर 3 रुपया देना पड़ेगा, आप जितना शेयर खरीदोगे मल्टीप्लाई 3 रुपया मुझे दे देना। उसके बाद दूसरी किस्त में अलॉटमेंट होगा, उस पर हम आपसे 4 रुपया मांगेंगे, और तीसरी किस्त में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, अंतिम किस्त में हम आपसे 3 रुपया मांगेंगे। अगर आप कोई भी किस्त देने में गलती करोगे तो आपने जो ऑलरेडी पैसा दिया वो भी मैं रख लूंगा। कौन गलती किया, सारे तो गलती करेंगे, कोई एक बंदा, हो सकता है दो बंदा, कोई ना कोई किस्त नहीं दिया, जिस वजह से कंपनी डिसाइड किया कि इसके शेयर को हम क्या कर लें, फॉरफिट कर लें। और ये फॉरफिटेड शेयर कंपनी अपने पास नहीं रखती है, दोबारा से मार्केट में री इश्यू कर देती है। एक्स वाई के शेयर को फॉरफिट किया गया, क्यों? क्योंकि एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया और वाई ने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। इस वजह से मान लो कि शेयर फॉरफिट किया गया, एक नया बंदा जेड, जेड को ये शेयर री इश्यू कर दिया। मान लो एक्स के पास 200 शेयर था और वाई के पास 300 शेयर था, तो टोटल शेयर 500 शेयर है जो जेड को री इश्यू कर दिया। तो अब ये बात भी आपको आगे दिखेगा, सर जरूरी थोड़ी है 500 का 500 जेड खरीदे, हो सकता है जेड बोले नहीं भाई मुझे 200 शेयर दे दो, हो सकता है जेड बोले मुझे 400 शेयर चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब ऑल शेयर रेशियो, ऑल शेयर जेड को बेचते। अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो का मतलब जितना हमने शेयर फॉरफिट किया वो 100% शेयर हम बेचने नहीं जा रहे, सर्टेन पार्ट हमारा अभी भी अनसोल्ड है, तो उस पर हम क्या मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं, वही तो बातें हमने आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया था। कभी बोला था पूरा शेयर बेच दिया,
कभी आप ध्यान से देखना ना, क्वेश्चन आपके सबके पास होगा, लेस देन फेस वैल्यू में कभी बोला पूरा शेयर बेच दिया, मोर देन फेस वैल्यू में कभी मैं पूरा शेयर बेच दिया, जितना वैल्यू था उतना, कभी मैं जितना शेयर था उसका 40% रीइश्यू किया, कभी मैं 60% रीइश्यू किया, कभी मैं 80% रीइश्यू किया, कभी मैं मोर देन फेस वैल्यू पर किया, कभी लेस देन फेस वैल्यू पर, कभी फेस वैल्यू पर। और हर केस में मैं आपको बोला कि अल्टीमेट बेनिफिट कंपनी को कितना हुआ, कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट गया, इससे बाहर तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। और ये प्रैक्टिकल बातें, आप मुझे पहले बताओ, कोई भी आदमी को आप जो टर्म्स और कंडीशन दोगे, अगर वो फुलफिल नहीं करेगा, तभी तो आपको राइट है उसके पैसे को रख लेना और उसके शेयर को वापस ले लेना। और जो आपने वापस ले लिया, व्हाई? बिकॉज सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, तो उसके पास राइट ही नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले। आपने ऑलरेडी पहले उसके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवा लिया, एक एग्रीमेंट आपने साइन करवा लिया, क्या कि दिस अमाउंट यू हैव टू पे ऑन दिस डेट, इफ यू आर रेडी टू परचेज तभी आप अप्लाई करो। स्टिल उसने कोई भी किस्त देने में नेग्लिजेंसी किया तो सामने वाले की गलती है। तो कंपनी को अब ये राइट बनता है कि उसके शेयर को बैक कर ले और जो उसने ऑलरेडी पैसा दिया वो भी अपने पास रख ले। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब आप जरा सोचो, फॉरफिट कर लिया, आप मान लो 10,000 शेयर जारी कर रहे थे, आपका इशूड शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में 10,000 दिख रहा था, 300 शेयर आपने वापस ले लिया, तो 9,700 9,700 दिखाना पड़ेगा। तो बेटर है कि 10,000 करने के लिए आप उस शेयर को दोबारा से मार्केट में सेल कर दो। तो दोबारा जो आप सेल करोगे 300 शेयर, जरूरी तो है नहीं कि कोई बंदा आए और बोले पूरा का पूरा 300 शेयर लेके चले जाएंगे, वो बोले नहीं भाई इसमें से 100 शेयर मुझे दे, तो आप 100 शेयर भी बेच सकते, आपको बेचना है। दूसरा कोई आएगा तो बाकी 200 जो बचा हुआ है वो बेचेंगे। कोई आए और बोले नहीं 200 मुझे चाहिए, 200 दे दिए। कोई आए बोले नहीं पूरा का पूरा 300 मुझे दे दो, 300 आप उसे दे दो। तो जब आप 100 और 200 बेचे, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट रेशियो। और जब आप कोई आया 300 का 300 का 300 ले गया, तो ऑल शेयर रेशियो। इस कॉमन सी बातें हैं। कभी आप अगर मार्केट वैल्यू पर डिपेंड कर, कभी आप जब रीइश्यू कर रहे हो 10 का शेयर 8 रुपया में ही बेचोगे, क्यों? एवरेज पोजीशन। आप ये सोच करके 8 रुपया में बेच दोगे कि ऑलरेडी पहले वाले से कुछ तो ले ही रखते हैं, अभी 8 में भी बेचेंगे तो अल्टीमेट हमारा नुकसान नहीं। कभी आप उसी शेयर को आप सेल कर दोगे, 10 का शेयर है 12 में बेचोगे। क्यों बेचोगे 12 में? क्योंकि आपकी पोजीशन बेहतर है, मार्केट में आपके शेयर की डिमांड अच्छी है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस अच्छे हैं। कभी आपको लगेगा नहीं 10 का शेयर हम 10 में बेच रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन में, और ये तीनों बातें प्रैक्टिकल है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कैसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप 10 का शेयर मोर देन 10 में बेचते हो, लेस देन 10 में बेचते हो और फेस वैल्यू पर बेचते हो। ऑल शेयर बेच सकते हो, प्रोपोर्शनल बेच सकते हो, यही डिफरेंट सिचुएशन तो आपके बुक में दिया हो। और इसी पर तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। कोई कंफ्यूजन? पुरुषोत्तम किधर हो? वो क्लास में हैंड रेज करो। हाँ बताओ भाई, कुछ और एग्जांपल दे या चलेगा? ठीक है, अब करें क्वेश्चन इस पे। ओके, अच्छा अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा फिर। देखो ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, आप एक कंपनी का जो आप सोचो उसके बारे में, तो आपको लगेगा हाँ ये सब हो सकता है। क्योंकि प्लानिंग होता है ना कि भाई हम इतना शेयर इशू कर रहे हैं तो इस डेट को हमारे पास इतना इतना रुपया शेयर होल्डर से आएगा, उसका ये यूजेस है। और कोई बंदा अगर नेग्लिजेंसी कर रहा है पैसा देने में, मतलब आपको जितने फंड की रिक्वायरमेंट है उस डेट को, उतना फंड आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो आप कोई ना कोई स्टेप तो लोगे, या तो उम्मीद करोगे कि वो दे देगा, या फिर आप उसके शेयर से उससे वापस शेयर लेकर के किसी और आदमी को बेचोगे कि फर्दर किस जो टाइम पर पैसा आना है, जितना आना है उतना तो एटलीस्ट आ जाए। तो ये जो भी आप काम देख रहे हो सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल लगेगा जब समझ जाओ। और एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग होल्ड करो, या दोबारा एक बार कनेक्ट हो जाओ, या फिर क्वेश्चन लिख लो। लिखो एक क्वेश्चन लिखिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग अगले पेज में करेंगे। लिखिए अल्फा लिमिटेड
राइट डाउन अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 each ऑफ रुपीज 10 each 10 रुपए का एक शेयर। कैसे मांग रहा है पैसा ये देखो, एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल इस पे आप लिख लीजिए 5 3 8 2 10 रुपया, 10 रुपए का हिसाब हो गया। ऑल मनी रिसीव्ड आगे लिखिए, ऑल सारा पैसा तो मिल गया एक्सेप्ट, यानी फॉरफिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट मिस्टर एक्स हैविंग या होल्ड लिखो, होल्ड 500 शेयर नॉट पेड, क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 किस्त नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक और नालायक बनाते हैं, एक कौन है, मिस्टर वाई होल्ड 100 शेयर, के पास 100 शेयर, नॉट पेड ये भी नहीं दिया, एक किस्त नहीं दिया, कौन सा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Both the above share forfeited by company. The above share forfeited by company. Above share forfeited by company. By company. Write down. एक से लिखना आप क्वेश्चन and all this share reissue. all this share नहीं, चलिए हम सिखाई देते हैं आपको, कंपनी and reissue as below. And reissue as below. As below. कैसे कैसे रीइश्यू किया है अलग अलग केसेस में। नंबर 1 पहला नंबर, ऑल शेयर रीइश्यू एट द रेट ऑफ 7 लेस देन फेस वैल्यू पर। नंबर 2 लिखिए, ऑल शेयर रीइश्यू एट द रेट ऑफ 12 मोर देन फेस वैल्यू पर। और नंबर तीसरा केस लिख लीजिए, ऑल शेयर रीइश्यू फेस वैल्यू पर एट द रेट ऑफ 10 सारा शेयर 3 तरीके से बेचा, रीइश्यू करके अलग अलग केसेस में आपको कैपिटल रिजर्व अलग अलग करना है, और फीचर तो सेम है सबका। अब मैं प्रोपोर्शनेट कुछ रीइश्यू कर रहा हूं। नंबर 4 लिखिए आप, 500 शेयर रीइश्यू, 500 शेयर रीइश्यू, प्लीज आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, एट द रेट ऑफ 80। नंबर 5 लिखिए, 400 शेयर रीइश्यू at the rate of 12 each, and last one, sixth number, 300 share reissue, ये तीनों प्रोपोर्शनेट रेशियो है एट द रेट ऑफ 10 each, 10 each। देखो आप, एक बार हम 500 शेयर को रीइश्यू किए 8 रुपए में, एक बार हमने 400 शेयर को रीइश्यू किया मोर देन फेस वैल्यू, यानी आप दोनों केसेस में ये देख रहे होंगे, ये तीनों केस में आप देखो 100% शेयर नहीं बिका है, प्रोपोर्शनेट शेयर सेल आउट हुआ है मार्केट में। तो आपको हर केस में कैपिटल रिजर्व में, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितना करना है बताओ, 3 × 2 6 एंट्री प्लस और फीचर की एक एंट्री 7 एंट्री और रीइश्यू के एक एंट्री 8 एंट्री और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर 3 एंट्री आपको एक्स्ट्रा करना, 6 एंट्री तो कॉमन, 3 किस 6 एंट्री, उसके बाद 3 और एंट्री सीखना। प्लीज इसको कॉपी कर लो क्वेश्चन को, और हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे। अभी हो जाए लिखा हुआ तो बता देना, फिर मैं आगे सॉल्यूशन करूंगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, अगर आप ढंग से सीख लिए इसको सारा एंट्री करना, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। दोबारा से कनेक्ट हो जाओ आप लोग, कि मैं सेव कर लिया हूँ, दोबारा से आपको क्वेश्चन आपके सामने आ